हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म किया है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर वो चैप्टर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके पहले फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को समझ लीजिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है यहाँ इस चैप्टर ग्रेविटेशन में। तो बच्चों यहाँ पे आपको इस समय स्क्रीन पे दो पिक्स दिख रही होंगी, एक जोहान्स केपलर की है और दूसरी है सर आइजैक न्यूटन की। तो बच्चों जो थ्योरी दी थी पहले ग्रेविटेशन की या ग्रेविटेशन की जो भी बेसिक था वो शुरुआत इन्होंने ही करी थी, जोहान्स केपलर ने फिनोमिनास को समझाया था अपने, मतलब ये ठीक से थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और ये लिखते लिखते डिस्कवरी करते करते इनकी डेथ हो गई थी। बट इनकी जितनी भी डिस्कवरीज थी या जिन्होंने जितना भी इन्वेंशन तो नहीं बोलेंगे, बस इन्होंने जाना, उस चीज़ को खोजा, तो जितना भी इन्होंने सब सर्च आउट किया कि क्या क्या फिनोमेना होते हैं ग्रेविटेशन को लेकर केपलर ने, तो उस सारी थ्योरी को पढ़ा किन्होंने, आइजैक न्यूटन ने इनकी सारी केपलर की थ्योरीज को पढ़ा और उसी से कोरिलेट करते हुए, उसी को आगे ले जाते हुए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करते हुए अपने कुछ लॉज दिए या अपने कुछ फॉर्मूलेज दिए। उसके थ्रू हम लोग ग्रेविटेशन को और ज़्यादा समझे हैं। तो मेनली ग्रेविटेशन में वैसे तो और भी साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, ग्रेविटेशन के बारे में बताया है, बट सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करते हैं वो यही दोनों साइंटिस्ट हैं बच्चों। और इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग अभी स्टार्टिंग में पढ़ने भी वाले हैं, जोहान्स केपलर और सर आइजैक न्यूटन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों ये है अपना चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, इस साल बच्चों कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, और रिड्यूस सिलेबस में हमें सिर्फ बच्चों जो पढ़ना है वो पढ़ना है मास एंड वेट तक। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं। हो सकता है एनसीईआरटी से ऊपर नीचे हो जाएं आपके टॉपिक, कोई टॉपिक ऊपर हो गया हो, जैसे फ्री फॉल नीचे है और मास एंड वेट ऊपर हो, या कुछ भी हो सकता है, तो उससे वेरी नहीं करता है। यहाँ पे जो पीपीटी है ये आपको एग्जैक्टली समझाएगी और टॉपिक वाइज समझाएगी। तो लास्ट जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में वो है मास एंड वेट, जो इस साल के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों पहले टॉपिक से कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी होता क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अ फोर्स इज़ नेसेसरी, हमेशा कभी भी मोशन को करने के लिए, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पे रखी है तो उसको मोशन पे लाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, इट indicates that the earth exerts a force of attraction called gravity on the body। ठीक है, आप कहेंगे सर ये बात तो हमें पता थी कि अगर कभी भी हम कोई भी चीज़ ऊपर से थ्रो करते हैं, नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है, हर चीज़ नीचे की तरफ आती है, अर्थ हर चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है। तो हर चीज़ जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ अपनी तरफ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है हर चीज़ के ऊपर, तभी तो हर चीज़ नीचे जा रही है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने एक नाम दे दिया, बार बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बोलते हुए हम सिंपली एक नाम बोल देते हैं, ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो ग्रेविटी बॉडी पे लगती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ग्रेविटी लगती है, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी लगती क्यों है, ये चीज़ हमें जाननी है। हाँ बच्चों, तो उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्रेविटी होती क्या है, क्यों लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या होता है, समझते हैं। द फोर्स विद विच एक बात रह गई, इनफैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। हाँ, ये पॉइंट और देख लीजिए, फिर इसको डिटेल में समझेंगे ग्रेविटी को। बस कि अर्थ अगर हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है तो हमेशा अपने सेंटर पे अट्रैक्ट करती है। देखिए जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ है, अब क्या है, ये अर्थ और ऑब्जेक्ट हमारा कोई यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दूसरा प्लैनेट हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है या मून हो सकता है, कुछ भी है वो यहाँ पे है। अब क्या है, जब ये बच्चों इनके बीच में, क्योंकि अर्थ जो है वो इसको भी तो अट्रैक्ट कर रही होगी, तो इसको जो अट्रैक्ट करेगी वो सेंटर से अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, हमेशा सेंटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और हम कहाँ पे रहते हैं बच्चों, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं अर्थ के ऊपर साइड।
ठीक है। तो अब ऊपर से क्या होता है, हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हमारे भी सेंटर की तरफ ही लगता है। ठीक है, अब बच्चों ग्रेविटेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और द अर्थ और ग्रेविटी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिस फोर्स से वो होता है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि जैसे अर्थ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वैसे सन भी क्या करता है, अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है। इसी वजह से सन के चारों तरफ अर्थ हमेशा घूमती रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और ये भी किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी की बात अगर हम करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या क्या करता है, फिनोमिना क्या क्या होता है, ये क्या क्या करता है फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। कि जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर हमें दिखता है, बादल दिखते हैं या जो भी चीज़ ऊपर आसमान में हमें दिख रही है, वो क्यों है? एटमॉस्फेयर भी है, इतनी सारी गैसेस हैं। तो ये गैसेस अगर अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं तो हर चीज़ अगर खुली हुई है तो दूर क्यों नहीं चली जाती हमसे? जो जितनी भी गैसेस हैं ये सब नीचे ही नीचे क्यों रहती हैं? ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन, कभी भी आप पहाड़ पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो ऑक्सीजन कम कि नीचे नीचे ऑक्सीजन क्यों, ऊपर क्यों नहीं है? ऑक्सीजन उड़ के ऊपर क्यों नहीं जा रही? कोई चीज़ रोक तो उसे रही नहीं है। बच्चों रोक रही है, क्या चीज़ उसे रोक रही है ऑक्सीजन को ऊपर जाने से? ग्रेविटी रोक रही है। तो हर चीज़, एटमॉस्फेयर हो गया या जो ये हैं क्लाउड्स हैं, हर चीज़ पे क्या लग रहा है? हर गैस पे एक ग्रेविटी लग रही है या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये सब एटमॉस्फेयर अर्थ की तरफ होल्ड रहता है। फॉर रेन फॉलिंग, इसी वजह से रेनफॉल भी होता है। वाटर, रिवर्स में वाटर भी फ्लो करता है इसी वजह से। ठीक है, ये सारी फिनोमेनाज इसी वजह से होते हैं, ग्रेविटी की वजह से। थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों, है कि अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें बच्चों न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर लगता क्यों है। पहले तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लिया कि लगता है, ऐसे ऐसे लगता है, तो आपने कोरिलेट कर लिया प्रैक्टिकल चीज़ों से। अब उसका बेसिक फिनोमिना समझें तो न्यूटन ने बताया था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। सबसे पहले तो अभी तक जो आपको कंफ्यूजन रहता था बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, हम लोगों को लगता था कि अर्थ के बीच में, ये जो अर्थ है हमारी, इसके बीच में क्या है, कोई एक बीच में चीज़ रखी हुई है जो हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। कोई बीच में मैग्नेट टाइप का है जो कि हर चीज़ को अट्रैक्ट करता रहता है नीचे की तरफ। इसीलिए हम लोग भी ज़मीन पे टिके रहते हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी गैसेज हैं, क्लाउड्स हैं, ये सब ज़मीन की तरफ फोर्स लगता रहता है, ग्रेविटी लगती रहती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर कुछ है, ऐसा लगता था। बट बच्चों ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में होता क्या है कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। अब आप कहेंगे सर, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जैसे ये बॉडी है m1, ये बॉडी है m2, तो m1 जो है वो m2 को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो m2 जो है m1 को अपनी तरफ खींच रही होगी। तो सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्यों नहीं देखता है? जैसे हम दो पेन या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अपने सामने रखते हैं, तो अगर ज़मीन पर रखें तो ज़मीन पर रखे रहते हैं, आपस में कभी आके क्यों नहीं अट्रैक्ट होते हैं? अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। बट बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे एक रीज़न है जो कि अभी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक है, वो तो चलिए अलग बात रही, एक छोटा सा पॉइंट है। जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो ये है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार मैं इस चीज़ को हिंदी में बोलता हूँ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी जो लग रही है वो अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, और जो आपका ये m1 जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो m1 ये मान लेते हैं m1 और ये सोच लेते हैं कि अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। तो अर्थ के ऊपर अगर आपने एक बॉल रखी है छोटी सी, तो अर्थ
और बॉल के बीच में अर्थ कितना बड़ा मास है बच्चों, इतना बड़ा मास है, तो उसके ऊपर अगर बॉल रखी हुई है तो उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना कि इन दोनों के बीच में आपस में, क्योंकि M2 भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा और अर्थ M2 को भी अपनी तरफ खींच रही होगी और M1 को भी खींच रही होगी। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या ग्रेविटी जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों का आपस में जो फोर्स लग रहा है। इस वजह से ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींचती रहती है, जिस वजह से आपस में मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है कौन सा फोर्स कम है? तो ये बच्चों यही चीज़ लिखा हुआ है कि हर एक बॉडी जो होती है यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अर्थ आपको मैं समझाने के लिए बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये पूरे यूनिवर्स में लगेगा ये लॉ। ठीक है, क्योंकि सन मून की भी बात हो रही है ना यहाँ पे। तो यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, और ये फोर्स डिपेंड करता है दोनों मासेस से कि M1 और M2 कितना है, दोनों बोथ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, और जिससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके क्या होता है, मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। बट एक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है बच्चों स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जितनी ज़्यादा दूरी हम बढ़ाते चले जाएंगे वो चीज़ कम हो, फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जितनी ज़्यादा दूरी है इनके बीच में r है, तो r का स्क्वायर कराएं अगर हम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे दिख भी रहा होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ और M1 के बीच में कुछ फोर्स होगा, अर्थ और M2 के बीच में कुछ फोर्स होगा, और मैंने बोला कि वो फोर्स ज़्यादा होगा, इनका आपस में फोर्स कम होगा। आप कहेंगे ये ज़्यादा कम कैसे बता दिया? क्योंकि अर्थ का मास बच्चों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसके सामने तो ये बॉल्स, अगर मैं छोटी सी बॉल्स मानूँ M1 और M2 तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने M1 और M2 मल्टीप्लाई करवा दिया, M1 मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो और इन दोनों का अगर मैं आपस में फोर्स निकालूंगा, तो अगर मैंने उस M2 की जगह पे, एक मैं M2 नहीं देखता हूँ, उसकी जगह पे मैं अर्थ देखने लगता हूँ, अर्थ और M1 के बीच में फोर्स, तो M2 की जगह पे मुझे अर्थ का मास रखना पड़ेगा, और अर्थ का मास सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो जिस वजह से फोर्स कितना ज़्यादा लगने लगेगा। तो फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और M1 के बीच में होने लगेगा, एज़ कम्पेयर टू M1 M2 नहीं मूव करेंगे आपस में एक दूसरे की तरफ। और यही रीज़न है कि आपके सामने अगर दो पेन रखे हुए हैं तो वो मूव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे से अर्थ दोनों को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो बच्चों अब ये फोर्स ज़्यादा कम कैसे निकलता है, ये हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के, जिन दो मासेस के बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, दो पेन के बीच में निकालना चाह रहे हैं कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जितने पेन आपके दोनों दूर रखे हुए हैं उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लेट द टू बॉडीज A and B ऑफ मास M1 and M2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, R डिस्टेंस पर रख दिए गए M1 M2, और उनके बीच में F लग रहा है। तो ये दो कंडीशन बन गई जैसा कि न्यूटन की डेफिनेशन में है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये 3 लाइन की डेफिनेशन लिख के बतानी होगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चों इनको अगर हम कंबाइन कर दें, F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के मल्टीप्लिकेशन के, और F डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो अगर बच्चों हम इनको आपस में कंबाइन कर दें, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से कुछ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम सिंबल हटाएंगे, तो वहाँ पे एक इक्वल टू लगा के G सिंबल को इंक्लूड करा देंगे। अब ये G क्या है बच्चों, वेयर G इज़ कॉन्स्टेंट एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। बच्चों डिफरेंस समझिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं।
अब आप कहेंगे सर हम कांस्टेंट तो अक्सर पढ़ते थे या यहाँ पे के ले लेते थे, पहली बात तो यहाँ जी क्यों लिया, क्योंकि बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर यूनिवर्सल क्यों लगाया है, क्योंकि बच्चों ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी एप्लीकेबल होगा, ना कि सिर्फ अर्थ पे। अक्सर जब हम फॉर्मूले लेते हैं तो सारी कंडीशन हम अपने अर्थ के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सल वर्ड का यूज़ नहीं होता है। बट हम अर्थ से बाहर जाएंगे तो वो वैल्यूज़, वो कांस्टेंट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, बट ये कांस्टेंट जो है ये कहीं भी कभी भी चेंज नहीं होगा पूरे अर्थ में, चाहे हम सन को देख लें, मून को देख लें, या कहीं भी देख लें, किसी प्लैनेट, स्टार, किसी की भी बात कर लें, ये जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी पूरे इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट की गई है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले इस ग्रेविटेशनल फोर्स को जो भी हमने समझा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी तो पहले ही बता दी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत द वीकेस्ट फोर्स होता है, और इसको बच्चों हम लोग अभी न्यूमेरिकल में आगे चल के फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे देख भी लेंगे। एफ़ की वैल्यू जब निकालेंगे कि मान लीजिए 2 पेन का मास लेंगे और उनको कुछ दूरी पे रखेंगे, तो हम लोग वहाँ से कैलकुलेट करके एफ़ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अभी सब करेंगे बच्चों, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीकेस्ट फोर्स होता है इन द नेचर, सबसे हल्का, सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। तो इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होता है, तो हम वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ले सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ले सकते हैं। ये सारे फोर्सेस हो गए। फिर आपके और भी फोर्सेस होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें रिपल्शन नहीं होता है। दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट ही करती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, रिपल्शन भी होता है अगर सेम चार्ज है तो, बट यहाँ पे चार्ज की बात ही नहीं हो रही है। फिर ये म्यूचुअल फोर्स होता है, मतलब कि कोई एक बॉडी ही दूसरी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाती है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो जो मैग्नेट होता है वही दूसरी बॉडी को अपनी तरफ, आयरन को अट्रैक्ट करता है, बट यहाँ पे मैग्नेट तो कुछ है नहीं, यहाँ पे दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाती हैं, तो म्यूचुअल फोर्स होता है, ठीक है। ये सेंट्रल फोर्स भी होता है, ये सेंटर की तरफ ही लगता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो जितना सरफेस होता है उतने पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बट यहाँ पे क्या है, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर पे सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। सारी लाइंस जो हैं एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडीज़, ठीक है। मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में भी बता दिया आपको। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अभी इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है बच्चों, कुछ भी नया लॉ नहीं है, यही है कि डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसीलिए हम लोग इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। यहीं से आया इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इट ऑलवेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट 7th पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। हाँ, ये भले ही वीक फोर्स हो बट लंबी डिस्टेंस तक के लिए लगता है। लेकिन मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट फोर्स स्ट्रॉन्ग तो होता है, बट थोड़ा सा भी अगर हम दूर जाने लगते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स एकदम से ख़त्म हो जाता है, बट ऐसा नहीं है इसके साथ, ये दूर तक लगेगा भले ही हल्का हल्का लगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, ठीक है। मतलब अच्छा, मीडियम अगर कोई बीच में मीडियम आ रहा है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे दो मासेस थे हमारे पास, इनके बीच में कुछ हम एक बॉल टाइप की लगा देते हैं, तो क्या इन दोनों मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मास क्या करेगा, जो बीच में वॉल लगाई है उसका भी मास क्या करेगा, इन दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने लगेगा, क्योंकि मास बढ़ गया है बॉडी का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो सकता है, बट इन दोनों का जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही रहेगा। उसकी वजह से टोटल नेट फोर्स डिफर कर सकता है, बीच में अगर कोई हम मीडियम लगा देते हैं तो वो और फोर्स बढ़ ही जाएगा। तो लेकिन क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो आपस में फोर्स होगा, भले ही हम कुछ भी कर लें वो कभी भी डिफरेंस नहीं देगा, तो वो डिपेंड नहीं करेगा मीडियम अगर हम बीच में लाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब शील्डिंग नहीं होती, ग्रेविटेशनल शील्डिंग कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जो यहाँ भी हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के ये कैपिटल जी जो लाया है, जिसको मैंने अभी आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोला है, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको बच्चों ये पढ़ाने वाला हूँ, इसकी वैल्यू और ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं।
तो फ़िलहाल मैं बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक जिसमें हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करने वाले हैं वो मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, और उसके आगे के टॉपिक की भी बात करेंगे। अगर आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन या कोई एग्जाम्पल होंगे तो उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आज के वीडियो में अगर कुछ क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।